कहीं ना कहीं ये कैट एग्ज़ाम की इंसल्ट होगी कि अगर आप 1.5-2 महीने में उसको क्रैक कर दो, वो भी 0 लेवल से स्टार्ट करके। बहुत अच्छा डिमांड आया है, कई स्टूडेंट ने उसको परचेज़ किया है, आप में से कई स्टूडेंट्स को परचेज़ करने वाले होंगे, या फिर आप कुछ भी एक्सटर्नल सोर्सेज कहीं से भी यार आप क्वेश्चन उठा रहे होंगे। ये 1 अक्टूबर से 17 अक्टूबर जब एंड होगा गाइज, आपके पास पूरी तरह से क्या क्या चीज़ें रेडी होंगी, मॉक में क्या स्कोर आया, कम आया तो क्यों आया, अगर ज़्यादा आया तो बहुत अच्छी बात है, उसको कैसे मेंटेन करना है, कम आया तो क्या सिली मिस्टेक हुई तो सिली मिस्टेक्स नेक्स्ट टाइम नहीं होनी चाहिए, उसको पहली फुर्सत में हटाओ। आज अगर लग रहा है आपको कि नहीं भाई आज मेरा बिल्कुल मॉक देने वाला माइंड सेट नहीं है, मूड नहीं है, तो वो प्रिपरेशन कर लो, कुछ प्रैक्टिस कर लो, ऐसा नहीं कि बस रिलैक्स करो। हेलो एवरीवन गाइस, माय नेम इज विनीत कांकरे एंड आई एम योर कॉन टीचर एट दिस वंडरफुल चैनल MBA वाला बाय PW। तो दोस्तों अब तो दिल में बस धक धक है ना, क्योंकि अब बस कैट एग्जाम क्या है यार, ये तो उल्टी गिनती ऑलमोस्ट शुरू हो गई है, फॉर्म डेट जा चुकी है, अब बस हम इंतजार करेंगे कब हॉल टिकट आएगा और कब वो D-Day आएगा। लेकिन उसके बीच में भी आपके पास है 60 डेज, 70 मिनट तो नहीं है लेकिन 60 डेज है, यानी कि आपके पास टोटल 2 मंथ्स है दोस्तों अभी भी। तो यस ऑफ कोर्स आप में से जिन जिन स्टूडेंट ने कैट का फॉर्म भर लिया है, मैं मान के चलता हूँ उन्होंने कुछ तो प्रिपरेशन अभी अपनी कर ही ली है, ठीक है। किसी ने बहुत अच्छी से करी होगी, किसी ने जैन से स्टार्ट करी होगी, किसी ने अप्रैल से, किसी ने मार्च से, किसी ने जून, जुलाई, अगस्त, बट कहीं ना कहीं आप प्रिपरेशन में हो, इसलिए आपने कैट का फॉर्म भरा है। तो उसको ध्यान में रखते हुए अगर आपकी प्रिपरेशन थोड़ी खासी या अच्छी खासी हो गई है, तो अब ये 2 महीने को, इन 60 डेज को कैसे यूटिलाइज करना है गाइस। अगर मैं 1 अक्टूबर से बात करूं तो अक्टूबर मंथ में टोटल 31 डेज होते हैं, एंड नवंबर में हमारी कैट है 30 को, तो 30 को तो छोड़ दो, तो 31 अगर मैं पकड़ लूँ अक्टूबर के और 29 नवंबर से, क्योंकि 30 तारीख को तो कैट है, तो 31 + 29 टोटल एग्जैक्ट 60 डेज है। तो बस ये 60 दिन में आपको कैसे यूटिलाइज करना है, आपने अगर प्रिपरेशन शुरू कर दी है, जब भी करी होगी, लेकिन ऑफकोर्स कर दी होगी तभी आपने कैट का फॉर्म भरा है, जब मैं बार बार बोल रहा हूँ, तो उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ। ऐसा नहीं कि सर मैं तो आज से बस आपकी वीडियो देख के स्टार्ट कर रहा हूँ प्रिपरेशन, तो नहीं यार, मतलब कैट एग्जाम वो नहीं है कि बस आपकी 1 और 1.5 महीने में पूरी प्रिपरेशन हो जाए। हाँ, अनलेस एंड अनटिल कि भाई आप पहले से कैट को पहले कभी तो पढ़ चुके हो, ठीक है, या पहले से एप्टीट्यूड को किसी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पढ़ चुके हो, तो फिर बात अलग है। लेकिन आप एकदम ही फ्रेशर हो, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करना है, तो 1.5-2 महीना कैट जैसी एग्जाम तो बेशक कहीं ना कहीं ये कैट एग्जाम की इंसल्ट होगी कि अगर आप 1.5-2 महीने में उसको क्रैक कर दो, वो भी 0 लेवल से स्टार्ट करके। तो बट हाँ, मिरेकल होते हैं, ऐसा नहीं कि मैं जो अभी से प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको डिमोरलाइज करूंगा, लेकिन टफ है गाइस। अब आपको उसके लिए क्या जी जान लगानी पड़ेगी वो आपको देखना है। बट मैं मान के चलता हूँ कि बाकी जो स्टूडेंट है वो कुछ ना कुछ प्रिपरेशन में है, और उस हिसाब से गाइज मैंने प्लानर बनाया है कि इन 60 डेज को, इन 2 मंथ्स को आप कितना प्रोडक्टिवली और कैसे यूटिलाइज करोगे। सो शुरुआत करते हैं 2 मंथ्स प्रिपरेशन बोलो या 60 डेज प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी फॉर कैट कॉन्ट। मैं बात करूंगा स्पेसिफिकली कॉन्ट की, क्योंकि आपने ऑलरेडी देखा होगा कि अपने चैनल पे कुछ दिनों पहले VRC आ गया था, कुछ दिनों बाद अब आपका LRD आ जाएगा, तो आज मैं बात कर रहा हूँ कॉन्ट की। तो गाइस देखो, सबसे पहले मैं इस पूरे प्रिपरेशन को 60 डेज कॉन्ट प्रिपरेशन प्लान को 3 फेजेस में, और एक एक फेज में आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। तो फेज 1 है 17 डेज की, जहां पे हमारा फोकस होगा फाइन ट्यूनिंग कॉन्सेप्ट्स, मतलब जो कॉन्सेप्ट ऑलरेडी आपने पढ़ लियो, अब उनको थोड़ा फाइन ट्यून करना है। उनमें जो भी मॉक देते समय कुछ भी या प्रैक्टिस करते समय जो सिली मिस्टेक्स हो रही है उसको अवॉइड करना है, ठीक है। और कई बार हमें बार बार वो कॉन्सेप्ट देखना पड़ता है नोटबुक खोलकर या वीडियो देखकर, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। अब फाइन ट्यूनिंग मतलब बाय हार्ट होना चाहिए ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट। तो 17 डेज हमारा वो टारगेट होगा, सो दैट हमारी एक्यूरेसी मैनेज हो जाए। तो पहला फोकस एक्यूरेसी पे होगा। आपको पता है कैट एग्जाम अगर देना है तो सिर्फ एक्यूरेसी से नहीं होगा, सिर्फ स्पीड से नहीं होगा, ये दोनों उस गाड़ी के पहिए हैं, दोनों का सही सलामत होना जरूरी, तो गाड़ी स्मूथली आपकी मंजिल पे निकल लेगी। तो पहले तो बट फोकस हमेशा पहला होता है एक्यूरेसी पे, उसके लिए हम कॉन्सेप्ट को फाइन ट्यून करेंगे 17 डेज में। अब ये 17 दिन भी कैसे यूटिलाइज करना है मैं आपको आगे बताऊंगा। नेक्स्ट गाइस, फेज 2 होगी फ्रॉम डे 81, है ना, फ्रॉम डे 81 टिल 40, यानी 18 से लेकर 40 दिन। 17 तक तो यहाँ हो गए, फिर 18 यहाँ 18 होना चाहिए। तो यस, 18 to 40 आपको करना है अब हेवी प्रैक्टिस। कॉन्सेप्ट फाइन ट्यून हो चुके हैं, अब आपको बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिस 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 करना है। और सिर्फ प्रैक्टिस नहीं, प्रैक्टिस सही ढंग से जा रही है या नहीं, या उसमें भी अभी कई लूप होल्स है, उसमें भी कई चीजें अभी ऊपर नीचे है, वो देखने के लिए हमें सेक्शनल लगानी है। यस, फेज 2 में हमें मैक्सिमम सेक्शनल लगानी है, और एंड में हम कुछ फुल लेंथ मॉक लगा लेंगे, लेकिन मैक्सिमम हमें लगानी है सेक्शनल। इससे 2 फायदा होगा।
एक तो हमने जो प्रैक्टिस करी है, जो कॉन्सेप्ट पर हम इतने कॉन्फिडेंट है कि यार ये हमारी नैया पार कर देगा कैट में, वो कॉन्सेप्ट वाकई में हमारे अच्छी से हुए कि नहीं, ये भी एक रियलिटी चेक मिलेगा। और साथ में आपकी स्पीड भी, सेकंड फोकस मैंने कहा ना एक्यूरेसी के बाद आएगा स्पीड पे। तो फर्स्ट स्टेज फॉर एक्यूरेसी, सेकंड स्टेज फॉर स्पीड। नाउ द फेज 3 जो कि 41 डेज टिल द कैट एग्जाम, फुल लेंथ मॉक। यस गाइस, अब आखिरी में तो आपके पास एक ही बच जाता है कि बस किसी भी तरह मॉक्स दो, प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। मॉक्स के बिना आप कैट क्रैक करना मतलब आपकी आधी प्रिपरेशन है। भले ही आपने जान से शुरू कर दिया होगा और नवंबर तक बस पढ़ाई करे जा रहे हो, सॉल्विंग करे जा रहे हो, प्रैक्टिस करे जा रहे हो, लेकिन टाइम फ्रेम में नहीं, प्रॉपर मॉक का प्रेशर लेते हुए नहीं, तो गाइज फिर आप डेफिनेटली कहीं ना कहीं यहाँ पे अपना प्रिपरेशन आधा ही कर रहे हो, 50% ही कर रहे हो। मॉक प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट क्रूशियल रोल। ठीक है, तो मैं उसको लगभग आपकी पूरे प्रिपरेशन को 50%, तो मॉक को भी 50% का वेटेज अपने हिसाब से मैं देता हूँ। तो यस, फुल लेंथ मॉक देना है, और वो मॉक आपका बनाएगा डी डे स्ट्रैटेजी। क्योंकि आप कहाँ पे, मैंने कहा ना, पांचों उंगलियां सेम नहीं होती बट काम की होती है। तो उसी तरह गाइज ये सारे सेक्शंस में कोई अलजेब्रा में बेस्ट होगा, कोई अरिथमेटिक में बेस्ट होगा। वैसे ये दो डोमिनेटिंग सेक्शन इतने सालों से चलते आ रहे हैं, तो हम उम्मीद करते इस साल भी ये रहे। लेकिन यू नेवर नो कि ज्योमेट्री भी उसके साथ साथ खड़ा हो जाए, या मॉडर्न मैथ्स खड़ा हो जाए, नंबर सिस्टम खड़ा हो जाए। तो नहीं भी अगर उनके इक्वली खड़ा हुए तो यार उनके कुछ कुछ क्वेश्चंस तो रहते ही है ना। तो उसके दम पे भी आप कुछ क्वेश्चन, अगर अरिथमेटिक का टफ लगे, अलजेब्रा का टफ लगे, तो अपनी एक उसके बदौलत या वो ना करते हुए कौन सा ज्योमेट्री का उठाया जाए, किस टॉपिक का उठाया जाए, मेरी स्ट्रेंथ क्या है। ठीक है, मैंने अरिथमेटिक का क्वेश्चन पहले लेना है या अलजेब्रा का पहले लेना है, मेरी स्ट्रेंथ क्या है। तो हर स्टूडेंट अपने स्ट्रेंथ के हिसाब से अपनी फाइनल डे की स्ट्रैटेजी बनाता है, लगभग बना लेता है, ऑलमोस्ट उस पर काम करता है, वही अप्लाई करने की कोशिश करता है। बट अगेन मैं कहूंगा कि सरप्राइज के लिए रेडी रहना, क्योंकि कैट एग्जाम सरप्राइज देने में एक्सपर्ट है। मेजर नहीं होगा आपकी जो स्ट्रैटेजी, वो बोलो 100% भली काम ना है, लेकिन ऐसा नहीं कि बिल्कुल 0% ही काम आई, पूरी फेल हो गई, नहीं, कम से कम 80% काम आ जाएगी, 85% काम आ जाएगी, विच इज मोर देन इनफ टू क्रैक द कैट। ठीक है, तो ये डी डे स्ट्रैटेजी बनाने के लिए भी फुल लेंथ मॉक का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, और इससे अब आपकी स्पीड और एक्यूरेसी दोनों बैलेंस होंगी। गाइज अब ये तीनों फेजेस को मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे यहाँ पे एक्यूरेसी मैनेज होगी, क्यों यहाँ पे स्पीड मैनेज होगी, क्यों यहाँ पे स्पीड और एक्यूरेसी दोनों का तालमेल जमेगा। तो यस, के मॉक देकर सिर्फ मॉक देना ही है, या उसको सही ढंग से एनालाइज करते हुए, अपनी गलतियों को समझते हुए काम करना है, वो सब बातें हम आगे करेंगे। तो शुरुआत करेंगे आपकी जो फेज 1 है, जैसे मैंने कहा था फेज 1 है आपकी 17 डेज की। तो यस, फेज 1 की शुरुआत फ्रॉम 1 अक्टूबर, मैं 1 अक्टूबर से मान के चल रहा हूँ, 1 अक्टूबर से लेके 17 अक्टूबर, 17 दिन का प्लान है। और ये रहा गाइज आपका एक्शन प्लान। पहले 3 दिन गाइज, पहले 3 दिन आपने देखा है कि अगेन जैसे मैंने कहा कि उम्मीद तो यही है कि इस बार भी अरिथमेटिक डोमिनेटिंग रहेगा। तो शुरुआत हम अरिथमेटिक से करेंगे। तो परसेंटेज, बिना परसेंटेज के आगे प्रॉफिट लॉस इंटरेस्ट टॉपिक थोड़े से क्या हो जाते हैं, बिल्कुल पूरी तरह परसेंटेज से बने ना यार ये टॉपिक भी। तो परसेंटेज कर लो, ये टॉपिक वैसे ही हो जाते हैं, बस इनके हल्के फुल्के कॉन्सेप्ट समझना होता है। तो पहले 3 दिन आपका फोकस रहेगा परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, इंटरेस्ट, एवरेजेस, क्या करना है यार। इन टॉपिक्स की जो भी आपने वीडियो देखी होगी उसकी नोट्स बनाई होगी, सेशन नोट्स, भले नहीं भी बनाई होगी तो बट सेशन नोट्स हम आपको देते हैं। साथ में इसकी डीपीपीज आपने देखी होंगी। साथ में हमने बुक्स अभी देखो लॉन्च करी है, आप में से कई स्टूडेंट ने, बहुत अच्छा डिमांड आया है, कई स्टूडेंट ने उसको परचेस किया है, आप में से कई स्टूडेंट्स को परचेस करने वाले होंगे, या फिर आप कुछ भी एक्सटर्नल सोर्सेज कहीं से भी यार आप क्वेश्चन उठा रहे होंगे। बस आपको पहले इन सब का कॉन्सेप्ट पढ़ लेना है। ऐसा नहीं कि बस रैंडमली अच्छा परसेंटेज है, कहीं से भी रैंडमली एक्सटर्नल सोर्स से परसेंटेज ले रहे हो, या हमारे डीपीपी से भी कहीं से भी कुछ भी परसेंट का क्वेश्चन उठा रहे हो, प्रॉफिट लॉस को उठा रहे हो, नहीं, नहीं, ये चीज अभी नहीं करनी है, फेज 2 में करनी। फेज 1 में आपको पहले कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी कर लेनी है। एंड गाइज फेज 1 की सबसे इंपॉर्टेंट चीज होगी, अगर अब तक आपने हैंड रिटन नोट्स नहीं बनाना शुरू किया होगा, तो इस 17 दिन में इन सारे टॉपिक्स को एक फाइन ट्यून करते हुए आपको एक हैंड रिटन नोट्स भी बना लेना है। ठीक है, हैंड रिटन नोट्स भी बना लेना है, तो ये चीज याद रहे। सो यस, पहले 17 डेज में फर्स्ट 3 डेज आपको परसेंट, प्रॉफिट लॉस, इंटरेस्ट, एवरेज, इनके सारे कॉन्सेप्ट याद रख लेना है। अब मैं इनमें मतलब एक्शन प्लान में ये जो जो बोल रहा हूँ ना, इसमें आपको क्या क्या याद रखना है गाइस, इनमें आपको सारे कॉन्सेप्ट, फॉर्मूलाज, ट्रिक्स, जो भी नई नई चीजें हैं
और उसके साथ साथ कुछ कुछ क्वेश्चंस, ज़्यादा क्वेश्चंस फेज 1 में नहीं करना है। फेज 1 में ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं करना है। ऑफकोर्स कॉन्सेप्ट लर्न करने के लिए, फॉर्मूलाज लर्न या ट्रिक्स को लर्न करने के लिए रट्टा नहीं मारना है, उनको कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके ही लर्न करना है, बाय हार्ट करना है, रट्टा नहीं मारना है। तो कुछ क्वेश्चन जरूर करना है, ऐसा नहीं कि बस फॉर्मूला पढ़ लिया नेक्स्ट टॉपिक, फॉर्मूला पढ़ लिया नेक्स्ट टॉपिक, नहीं। फॉर्मूला, कॉन्सेप्ट, ट्रिक्स, कुछ नया वैरायटी, वो सारी चीज़ें एक हैंड रिटन नोट्सबुक में लिखते भी जाना है, मतलब थोड़ा सा याद ज़्यादा रहता है। और उसके कुछ कुछ क्वेश्चन करना है, भले वो बेसिक लेवल के क्यों ना हो, बेसिक टू मॉडरेट लेवल के, ठीक है, बेसिक टू मॉडरेट लेवल क्वेश्चंस, बेसिक टू मॉडरेट, ठीक है, लेवल के क्वेश्चंस। तो गाइज ये हो गया आपका फेज 1 में पहले 3 दिन, परसेंट, प्रॉफिट लॉस, इंटरेस्ट, एवरेज। सेकंड अगेन फोर्थ एंड फिफ्थ, ये 2 दिन में किसको दे रहा हूँ, रेशियो, प्रोपोर्शन, वेरिएशन, पार्टनरशिप एंड मिक्सचर इसमें मैंने ले लिया, मतलब वही एलिगेशन मिक्सचर। तो एवरेजेस में इसके परसेंटेज के साथ कवर कर रहा होगा, इस बाद में फिर मिक्सचर में रेशियो, प्रोपोर्शन, वेरिएशन, पार्टनरशिप, ये तो हम एक ही टॉपिक में सीखते हैं, तो उसके साथ साथ मिक्सचर। देन गाइस 6 to 7 टाइम एंड वर्क, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, जितने भी फिर पाइप्स एंड सिस्टम है, रिलेटिव स्पीड है, ट्रेन, बोट्स, एस्केलेटर, ट्रैक्स, रेसेस, ये सब आपको 2 दिन में करना है। क्योंकि सर 2 दिन में हो जाएगा यार, मैंने पहले ही कहा, मैं ये प्लानर उन स्टूडेंट्स के लिए वो जो पहले से कुछ ना कुछ पढ़ रहे हैं। पहली बात तो अगर पढ़ रहे हैं तो 2 दिन में आपका आराम से 2 टॉपिक हो जाएंगे, 2 दिन में ये हो जाएंगे, 3 दिन में ये हो जाएंगे। दूसरी बात कि आप अगेन हैंड रिटन नोट्स बनाते हुए ये टॉपिक्स पढ़ना है, इसलिए मैंने आपको कहा है कि यहाँ ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं करना है, क्वेश्चंस उतने ही करना है जितने तक आपके कॉन्सेप्ट इन सारे टॉपिक से, जो फॉर्मूलाज है, ट्रिक्स है, डिफरेंट वैरायटीज है, वो बाय हार्ट हो जाए, और उनको नोट डाउन भी करते रहना है। हैंड, मैंने कहा ना, इस फेज का सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, क्योंकि इसका यूज़ आपको आगे होगा। तो हैंड रिटन नोट्सबुक बनाते चलना है, और इसमें बेसिक टू मॉडरेट लेवल की प्रैक्टिस करते भी चलना है, ऐसा नहीं कि सिर्फ फॉर्मूलाज, ठीक है। डन गाइस, ज़्यादा बड़ी लेवल नहीं भी किया तो चलेगा, वो फेज 2 में आएगा। तो गाइस यहाँ पे ये 3 अगर मैं पार्ट्स देख लूँ तो अरिथमेटिक कंप्लीट, फिर 8 और 9 ये 2 दिन में आप लीनियर क्वाड्रेटिक इक्वेशन करोगे, एक्सपोनेंट करोगे, इनइक्वालिटी करोगे। अच्छा यहाँ पे एक सेकंड, यहाँ नहीं, ये अगले फेज में है ना, ये अगले डेज में है। तो आप अगर इनइक्वालिटी तक आप करोगे 8 और 9, यानी इन 2 दिन में, पहले यानी ये इक्वेशन हो गया लीनियर क्वाड्रेटिक, फिर एक्सपोनेंट हो गया, इनइक्वालिटीज हो गया। उसके बाद गाइज 10 और 11 इन 2 दिनों में आप लॉगरिथम, मॉड्यूलस और फंक्शंस, लॉगरिदम, मॉड्यूलस, ये भी देखे जाए तो फंक्शन का ही पार्ट है। तो लॉगरिदम, मॉड्यूलस ये एक थोड़े स्पेसिफिक टॉपिक हो जाते हैं फंक्शंस के, और फिर जनरलाइज फंक्शन में रेंज, डोमेन, कंपोजिट फंक्शन, देन कुछ स्पेशल फंक्शंस हमने सीखे ना वो। तो इनको भी वापस क्या करना है, कॉन्सेप्ट, फॉर्मूलाज, वैरायटीज, ट्रिक्स बाय हार्ट करते हुए, जैसे कि इनइक्वालिटी की वेवी कर्व को बाय हार्ट कर लो, एक्सपोनेंट लॉगरिदम के प्रॉपर्टीज को बाय हार्ट कर लो, क्वाड्रेटिक मॉड्यूलस के ओवरऑल प्रॉपर्टीज और जो ग्राफ हमने सीखा था उसको बाय हार्ट कर लो, लीनियर को सॉल्व करने के तरीके को, फंक्शंस के स्पेशल फंक्शंस, कंपोजिट क्या होता है, इन सारी बातों को। तो इनको अगेन बेसिक टू मॉडरेट लेवल, ये सबके लिए है ना, ये सबके लिए है, बेसिक टू मॉडरेट लेवल का करते जाना है। तो यस गाइज, तो बेसिक टू मॉडरेट लेवल जब आपका हो जाएगा इन सारी चीज़ों का, फिर बढ़ेंगे हम डे 12 पे। कितने दिन हो चुके हैं, 11 दिन हो चुके हैं। 12वें दिन में गाइज नंबर सिस्टम सारा निपटा देना है। सर एक ही दिन में, अगेन नंबर सिस्टम में क्या ही है यार, सारे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है। यूनिट डिजिट का अपना एक, अपने आप में एक छोटा कॉन्सेप्ट है, ट्रिलिंग जीरो का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, रिमाइंडर में वही 2 फर्मैट थ्योरम, यूलर्स थ्योरम, है ना। ज़्यादा डेप्थ में नहीं करना है नंबर सिस्टम को, बट कर लेना है, छोड़ना कुछ नहीं। फैक्टर्स के कुछ ट्रिक्स है, एलसीएम एचसीएफ की कुछ प्रॉपर्टीज़ है, तो ये सारी बातें एक दिन में करना है। अगेन मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर आप पहले से पढ़े हो तो एक दिन में आपको बस ये ब्रशअप करना है, एक बार कॉन्सेप्ट वो सारे देख लेना है कि कहीं भूले तो नहीं हम, कोई फॉर्मूला फॉर्मेट का बोलो या कोई प्रॉपर्टी एलसीएम एचसीएफ की भूले तो नहीं है, तो वो एक बार देख लेना है। और अगर अब तक नोट्स नहीं बनाया हो तो नोट्स बनाते चलना है, जो बनाते आ रहे पहले दिन से सुपर्ब गाइस, जो नहीं बना रहे उन्होंने बनाते चलना है। उसके बाद गाइस अगेन ये क्या हुआ, बेसिक टू मॉडरेट क्वेश्चंस के साथ, फिर 13, अब आप ऑलरेडी देखो 3 मॉड्यूल कवर कर चुके हो, फिर 13 to 15 ये 3 दिन, 13, 14, 15 ज्योमेट्री निपटा देना है। अगेन इसमें मैंने 3 दिन इंटेंशनली दिए, ज़्यादा दिए हैं, क्योंकि इसमें प्रॉपर्टीज भरपूर है, फॉर्मूलाज भरपूर है। तो आपको
अगेन बेसिक टू मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस करते हुए ट्रायंगल प्रॉपर्टीज, उसके फॉर्मूलाज, सर्कल में भी एरिया, सर्कम्फरेंस प्रॉपर्टीज, क्वाड्रिलैटरल पॉलीगॉन में भी नंबर ऑफ डायगोनल, सम ऑफ इंटीरियर एक्सटीरियर, मेंसुरेशन तो पूरा फॉर्मूला ही है, सिलेंडर कोन क्यूब, इनके सरफेस एरिया वॉल्यूम एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो ये सारी चीज़ें बेसिक टू मॉडरेट क्वेश्चंस करते हुए, भले ही वो हमारे सेशन नोट्स की क्यों ना, अगर आप हमारी पेड बैच से हो तो सेशन नोट्स है आपके पास, वही क्वेश्चन रिपीट कर लो यार, बस फॉर्मूलाज बाय हार्ट है कि नहीं देख लो। या बुक आपके पास है तो उसमें जो हमारी दो लेवल है, एक बी अप्रो जो थोड़े एडवांस क्वेश्चन है, और पहला बेसिक है कॉन्सेप्ट बिल्डर, तो कॉन्सेप्ट बिल्डर वाले क्वेश्चन कर लो, है ना। मतलब फॉर्मूलाज और सारी ट्रिक्स बाय हार्ट हो जाएगी, प्रॉपर्टीज बाय हार्ट हो जाएगी, साथ में कुछ प्रैक्टिस भी हो जाएगी। क्योंकि मैंने कहा है पहला फोकस हमारा किस पर है, एक्यूरेसी पर। एक्यूरेसी तो तब रहेगी ना जब फॉर्मूला नहीं भूलोगे, एक्यूरेसी तब रहेगी जब ट्रिक्स याद रहेगी, प्रॉपर्टीज याद रहेगी। तो इसीलिए गाइज यहाँ पे मेजरली आपको सारी थ्योरी पार्ट बोलो वो कवर करना है, बट नॉट थियोरटिकली, थोड़ा सा प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करते हुए, ठीक है, एंड नोट्स बनाते हुए। बार बार बोल रहा हूँ, इंपॉर्टेंट यार गाइज, लास्ट 2 डेज, अब एक ही सेक्शन बचा मॉडर्न मैथ्स, इसमें मॉडर्न मैथ्स निपटाएंगे, जिसमें आप पूरा एक दिन लगभग सीक्वेंस एंड सीरीज को दे दो, चलेगा, है ना। और बचा हुआ एक दिन फिर ये पूरा काउंटिंग वाला पार्ट, जिसमें पीएनसी भी आ गया, प्रोबेबिलिटी भी आ गया, सेट्स भी आ गया। हालांकि आप डीआई कर रहे हो तो सेट्स उसके साथ आपने अच्छा खासा किया ही है, तो सेट्स वैसे भी आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेगा यहाँ, है ना। तो पीएनसी प्रोबेबिलिटी के लिए एक दिन, सेट्स तो हल्का सा आपको रिवाइज कर लेना है, बस डीआई में आपने किया ही होगा, है ना। और बचा हुआ सीक्वेंस एंड सीरीज गाइस। तो ये हुआ 17 डेज, और ये 17 दिन जब होगा, ये 1 अक्टूबर से 17 अक्टूबर जब एंड होगा गाइज, आपके पास पूरी तरह से क्या क्या चीज़ें रेडी होंगी, बेसिक टू मॉडरेट लेवल की प्रैक्टिस आपकी हो चुकी होगी इन सारे टॉपिक्स की, इनके सारे फॉर्मूलाज, ट्रिक्स, उनके सारे कॉन्सेप्ट, उनके सारे वैरायटीज, डिफरेंट वैरायटीज, प्रॉपर्टीज, ये दो जगह रहेगी सेव, दो जगह बिल्कुल सेव हो जाएगी, जो डिलीट कहीं से भी कोई भी नहीं कर पाएगा। वो दो जगह है, एक तो हमारे हैंड रिटन नोट्स जो हम इन सबको बनाते हुए बनाते चले, और एक है यहाँ यहाँ, ठीक है, जहन में, हमारे ओवरऑल ब्रेन में। तो यस गाइज, और उसके वजह से फिर आप चीज़ें नहीं भूलोगे, एक्यूरेसी आपकी बिल्कुल मेंटेन रहेगी, अगर फॉर्मूला प्रॉपर्टी सब सही से याद है तो गाइज दिस इज ऑल अबाउट फेज 1, जहाँ पे आपने पूरी तरीके से अपने कॉन्सेप्ट को फाइन ट्यून कर दिया। नाउ आप बढ़ेंगे दोस्तों फेज 2 के तरफ, जो कि 17 अक्टूबर तक हम खत्म किए फेज 1, 18 अक्टूबर से फेज 2 स्टार्ट होगा टिल द 9th नवंबर। इस फेज में सबसे बड़ा चैलेंज है, क्यों सर बहुत टफ क्वेश्चन आने वाला है, क्वेश्चन तो अगर आपका कॉन्सेप्ट फाइन ट्यून हो चुका है ना फर्स्ट फेज में, तो इसमें कितना भी टफ क्वेश्चन आने दो, आप टैकल कर लोगे, आप थॉट प्रोसेस दे सकते हो, समझ सकते हो खुद पढ़ के भी, और बाद में उसको अप्लाई भी कर सकते हो। ये मैं टफ इसलिए बोल रहा हूँ, टफ इसलिए बोल रहा हूँ गाइस, क्योंकि ये आएगा दिवाली का पीरियड। तो यस, दिवाली के पीरियड में अपने आप को प्रिपरेशन में रखते हुए, बाकी सारी बातें करते हुए, दोनों चीज़ें बैलेंस करना आपके लिए सबसे बड़ा टास्क है। तो अब आपको ये करना होगा। लेकिन गाइस ऐसे कई सारी दिवाली आएगी, है ना, जो आप शान से मनाओगे, लेकिन ये दिवाली मैं बोल रहा हूँ मनाओ, बिल्कुल मनाओ, लेकिन बैलेंस करते हुए, प्रिपरेशन को बिल्कुल भी ना छोड़ते हुए, कि सर 3 दिन ब्रेक ले सकते, ब्रेक मत लेना यार, अभी ब्रेक मत लेना, भले ही कम करना उस दिन, लेकिन ब्रेक मत ले लेना पूरा पूरा, भले ही कितने भी गेस्ट आए हैं, आप कहीं गए हो, लेकिन यार अब ये क्रूशल फेज है। मतलब इस फेजेस में जो सीरियस एस्पिरेंट्स होते हैं यार, वो जॉब वॉब तक छोड़ देते, अच्छा खासा कमाई वाला जॉब जो अर्न करके दे रहा है, बट अगर वो सीरियस है तो छोड़ देते हैं, क्योंकि उनको पूरा टाइम देना है। तो यार आप दिवाली तो साथ में बैलेंस कर ही सकते हो। तो यस, अब देखो 18 से लेकर 22 डेज, 17 दिन हो चुके थे, तो 18 से लेकर 22 में हम वापस क्या करेंगे, अरिथमेटिक के मिक्स प्रैक्टिस करेंगे। अब तक हमने क्या किया था गाइस, अभी तक हमने टॉपिक वाइज किया था, अब यहाँ पे हम टॉपिक वाइज नहीं करेंगे, यहाँ पे मिक्स, यानी अब यहाँ पे मैं बोलूंगा यहाँ रैंडमली क्वेश्चन उठाओ। अब तक आपने क्या किया था, अब तक आपने जो बेसिक टू मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन थे, हमारे नोट्स के, हमारे बुक्स के, डीपीपी के, वो उठाकर आपने बस कॉन्सेप्ट को फाइन ट्यून किया था, एक नोट्स बनाते हुए और चीज़ों को बाय हार्ट करते हुए। लेकिन अब यहाँ गाइस शुरू होगी प्रैक्टिस। अब यहाँ पे बेसिक टू मॉडरेट नहीं, अब यहाँ मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल। यहाँ पे आपको क्या करना है, मॉडरेट टू डिफिकल्ट, और यहाँ पे मिक्स प्रैक्टिस करनी है। मिक्स प्रैक्टिस मतलब आप ऐसे नहीं कि इंटरेस्ट के बाद अगला इंटरेस्ट का ही उठाओगे, वापस इंटरेस्ट का ही उठाओगे, नहीं। अब रैंडमली टाइम एंड वर्कआउट हो, रैंडमली टाइम स्पीड डिस्टेंस का उठाओ। और इसके लिए पता है सबसे बेस्ट चीज़ है सेक्शनल मॉक्स यार। इसके लिए सबसे बेस्ट है सेक्शनल टेस्ट, क्योंकि उसमें होता ही ये क्वेश्चन रैंडम है।
आप अगर कोई जनरल एक बुक भी लोगे तो उसमें आपको पता है ना कि आपका अगर आप एक चैप्टर का क्वेश्चन या एक्सरसाइज ले रहे हो तो उसमें उसके बाद उसी चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। तो एक तो आपको बार बार, जैसे कि अगर हम हमारी बुक की बात करें उसमें बी अ प्रो सेक्शन है, तो उसमें आप जाओ 2-3 क्वेश्चन प्रॉफिट लॉस के ले लो, तुरंत अगला इंटरेस्ट के ले लो, तुरंत अगला टाइम एंड वर्क के ले लो, मिक्सचर एलिगेशन के ले लो एंड सो ऑन। या फिर ये तो करना ही है, ये तो करना ही है। या फिर डीपीपीज भी आपके पास, आपने ऑलरेडी प्रैक्टिस कर ली है लेकिन उसमें कई बारी आपने हेल्प ली होंगी वीडियो सॉल्यूशंस की, लेकिन अब आप वही डीपीपी को रैंडमली उठाओ, उसमें से रैंडमली क्वेश्चन देखो। अगर उन डीपीपीज का प्रिंट आउट ले रखा है, उसको स्टार मार्क कर रखा है कि सर ये क्वेश्चंस हमसे खुद से नहीं बने थे, हमने वीडियो सॉल्यूशन देखा था, तो पहले प्रायोरिटी पे उन क्वेश्चंस को करो जिसके लिए आपको वीडियो सॉल्यूशन की जरूरत पड़ी थी। चेक करो अब बन रहे कि नहीं, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो मैंने कहा, सेक्शनल मॉक। तो और उससे भी, और सर सेक्शनल मॉक अभी ना देते हुए और कोई दूसरा सोर्स है तो पीवाईक्यूज, क्योंकि पीवाईक्यूज भी आप देखो क्या होते हैं। पीवाईक्यूज भी आप अगर प्रीवियस ईयर पिछले 5-6 साल के क्वेश्चन पेपर ले लो कैट के, बस उसमें भी तो क्वेश्चन क्या होते हैं, मिक्स होते हैं ना। उसमें तो इनफैक्ट क्वेश्चन ऐसे मिक्स होते हैं कि अरिथमेटिक में बीच में अलजेब्रा भी आ जाएगा, तो पहले आप रैंडमली अरिथमेटिक उठाओ, वो भी अलग अलग ऑर्डर में रहेगा। पहले क्वेश्चन शायद किसी मॉक में आपको टाइम स्पीड डिस्टेंस का दिखेगा, किसी पीवाईक्यू में आपको पहला क्वेश्चन इंटरेस्ट का दिखेगा। तो एनीवेज आपको 100 बात की एक बात, यहाँ जो मैंने पहले फेज में सबसे इंपॉर्टेंट बोला था कौन सी चीज़ थी, नोट्स बनाते हुए बेसिक टू मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन करते हुए अपने सारे कॉन्सेप्ट को फाइन ट्यून करना है। ये ओवरऑल फेज 1 का पर्पस था, एक्यूरेसी मेंटेन करने के लिए। अब यहाँ स्पीड मेंटेन करनी है, तो यहाँ मेन पर्पस क्या है आपका, मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन करना है, मॉडरेट टू डिफिकल्ट, और वो भी मिक्स्ड फॉर्म में, मिक्स्ड टॉपिक वाइज नहीं, भले सेक्शन वाइज, सेक्शन वाइज। तो यहाँ पे फेज 2 में हम जाएंगे सेक्शन वाइज। फेज 1 में हम कैसे गए थे, टॉपिक वाइज, फेज 2 रहेगा सेक्शन वाइज, और वो भी जो मैंने लिखा है बेसिक नहीं, अब मॉडरेट टू डिफिकल्ट, मिक्स क्वेश्चन। सो अरिथमेटिक मिक्स, रैंडम डीपीपी क्वेश्चन, बुक में से लो, कैट पीवाईक्यूज लो, सेक्शनल टेस्ट, ठीक है। सेक्शनल टेस्ट आपको अभी ये पहले देखो, सबसे ज्यादा हम अरिथमेटिक को, क्योंकि अगेन मान के चल रहे डोमिनेटिंग वही होगा और इक्वली डोमिनेटिंग अलजेब्रा होता है, तो उसको भी हमने 4 दिन दिया है। तो पहले 5 दिन अरिथमेटिक लगा लो। सर तो 5 दिन में क्या 5 सेक्शनल मॉक देनी, 5 नहीं बट कम से कम 3 तो दो। और सिर्फ देने के लिए मत दो, देखो भी कि कहाँ गलत हुआ, सो दैट आप फिर से उन चीज़ों को रिवाइज कर सको थ्रू योर नोट्स। देखो अब नोट्स का फायदा यहाँ से होना शुरू होगा। अगर बाई चांस कोई फॉर्मूला भूल ही गए थे आप सेक्शनल मॉक देते समय, कोई प्रॉपर्टी ट्रायंगल की भूल ही गए थे, तो अब आपको फिर से वो वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। फिर से वो सेशन नोट्स को डाउनलोड करो, सर्च करो, वो स्लाइड ढूंढो, नहीं, आपके पास सेशन, आपने जो नोट्स बनाई थी फेज 1 में, उस पे आपका हर चीज डिटेल में लिखा होगा। इनफैक्ट सर हमने पहले दिन से बनाई है, मैं बोलूंगा पहले दिन से अगर बनाई भी होंगी ना, तो भी यहाँ पे एक अलग नोटबुक बनाना शुरू करो। अगर आप इस प्लानर को फॉलो कर रहे हो तो एक अलग नोटबुक बनाना शुरू करो, क्योंकि इसमें और भी आप प्रिसाइजली लिखोगे वो चीज़ें जो आपको याद रखनी ज़रूरी है, ठीक है। तो यस गाइज, तो अब जो भी चीज़ें सेक्शनल टेस्ट से या ये प्रैक्टिस करते हुए आप भूलते जा रहे हो, आपको समझते जा रहा है, उनको तुरंत क्या करना है, आपको तुरंत अपने हैंड रिटन नोटबुक में से रिवाइज कर लेना है। मतलब यहाँ पे अपने कमियों को समझते हुए इस पर काम भी करते चलना है। ऐसा नहीं बस सेक्शनल मॉक का नंबर बढ़ा रहे हो अपने सेटिस्फैक्शन के लिए, बट उसका यूज ही नहीं, अगर उसको एनालाइज नहीं करोगे। तो एनालिसिस करो, मॉक में क्या स्कोर आया, कम आया तो क्यों आया, अगर ज़्यादा आया तो बहुत अच्छी बात है, उसको कैसे मेंटेन करना है, कम आया तो क्या सिली मिस्टेक हुई, तो सिली मिस्टेक्स नेक्स्ट टाइम नहीं होनी चाहिए, उसको पहली फुर्सत में हटाओ। अगर कुछ कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक हुई तो रिवाइज करो सेशन नोट से। कुछ टाइम रिलेटेड मिस्टेक हुई कि भाई हमें ज़्यादा टाइम लग गया किसी क्वेश्चन में, तो हमारे अगेन उस टेस्ट में आप देखो कि उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो आपने अपने स्टाइल से दिया, क्या उसका कोई इजी सॉल्यूशन वहाँ दिखा है, क्योंकि तो मॉक्स में आपको सॉल्यूशन भी मिल जाते हैं जब आप एनालिसिस करते हो सबमिट करने के बाद, जब पूरा स्कोर सामने आता है तो सॉल्यूशन चेक करो कि यार भाई करेक्ट तो आया है मेरा, लेकिन मैंने बड़ी लॉन्ग मेथड ले ली, ट्रेडिशनल मेथड ले ली, यहाँ तो बड़ा इजी अप्रोच था। एक तो ट्रिक होगी या अप्रोच ही अलग होगा, गोइंग विथ ऑप्शंस होगा, तो वो समझो, है ना, वो करते हुए चलो। तो यस गाइज, उसके बाद फिर आप 4 दिन दोगे अलजेब्रा को सेम, बाकी तो वो ये मिक्स प्रैक्टिस कहाँ से, डीपीपी, बुक, पैट, कैट पीवाईक्यू, सेक्शनल मॉक, बाकी सबके लिए सेम 27 to 29, ये 3 दिन हम देंगे ज्योमेट्री को, यानी यहाँ 5 दिन, 4 दिन अलजेब्रा को, 3 दिन ज्योमेट्री को।
मिक्स प्रैक्टिस, डीपीपी, बुक, कैट, सेक्शनल टेस्ट, देन 30-31 ये 2 दिन हम देंगे गाइस मॉडर्न मैथ्स। अगेन सेम मिक्स प्रैक्टिस करना है और इसमें सब आ गया, सीक्वेंस सीरीज, पीएनसी, प्रोबेबिलिटी सेट्स, और लास्ट 2 दिन देंगे हम नंबर सिस्टम को। देखो हम कहाँ आ चुके, 33 डेज पे आ चुके हैं, और अगर मैंने 1 अक्टूबर से स्टार्ट किया था, राइट, तो अब अगर 31 अक्टूबर यहाँ पे खत्म हुआ आपका मॉडर्न मैथ्स, और 1 नवंबर से आपका शुरू होगा नंबर सिस्टम, और इस फेज में आपको दिवाली भी बराबर बैलेंस करनी है, पूरी तरह छुट्टी नहीं लेनी है। कम ऑन गाइस, नाउ नंबर सिस्टम। अब इसमें अगेन आपको अगर लग रहा है कि सर नंबर सिस्टम तो 1 दिन में ही मेरा सब हो गया, 1.5 दिन में ही सब हो गया, बचा हुआ आधा दिन है, तो आधा दिन एक तो आप रिलैक्स करो, है ना, रिलैक्स करो अगर आपका मन कर रहा है, सो दैट नेक्स्ट डे आप फिर से पूरा चार्ज अप हो सको। या फिर आपको लग रहा है कि सर थोड़ा सा लग रहा है अरिथमेटिक का एक सेक्शनल दे देता हूँ, अलजेब्रा का दे देता हूँ, ये मेरा वीकर सेक्शन है, तो वो करो, ठीक है। तो ओवरऑल 33 डेज पे आ गए हो आप, आउट ऑफ 60 डेज 33 डेज पे आ गए हो। फिर 34-35 ये 2 दिन क्या करना है, मिक्स कॉन्ट सेक्शनल एंड एनालाइज डीपली, पूरी सेक्शनल, लेकिन अब कैसे करो, मिक्स कॉन्ट, है ना, यानी कि अलजेब्रा प्लस अरिथमेटिक, अरिथमेटिक प्लस ज्योमेट्री, अलजेब्रा प्लस मॉडर्न मैथ्स, है ना, या अलजेब्रा प्लस अरिथमेटिक प्लस ज्योमेट्री मिक्स्ड। यहाँ पे आपने विद इन द सेक्शन मिक्स टॉपिक्स देखे, अब आप यहाँ मिक्स सेक्शन देखोगे, ठीक है, या फिर जिस सेक्शन पे आपको अभी भी कम कॉन्फिडेंस आ रहा है उनको स्ट्रॉन्ग करना है, तो उससे रिलेटेड ये 2 दिन, बस ये 2 दिन है, ये आपको उसी के लिए यूटिलाइज करना है। बस मॉक्स वो भी सेक्शनल, 2-2 3-2, लेकिन एनालिसिस के साथ दो, सो दैट आप अपने वीकर सेक्शन पे और काम कर सको। फिर 36-37 गाइज आप रिवीजन ऑफ वीक एरियाज, क्योंकि यहाँ 2 दिया, 3 दिया, 4 दिया, उसको एनालिसिस किया, एनालिसिस से पता चला यार यहाँ मेरे अभी भी प्रॉब्लम चल रही है, तो थ्रू एनीथिंग, थ्रू आवर वीडियोस, थ्रू आवर लेक्चर्स, थ्रू आवर नोट्स, थ्रू योर नोट्स जो आपने हैंड रिटन बनाए हैं, अपने वीक एरियाज पे काम करो, है ना। सिली मिस्टेक्स है तो वो तो अवॉइड करनी, वो तो जहन में रखोगी, अलर्ट रहना है, नेक्स्ट टाइम सिली मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक है तो थोड़ी सी रिवीजन की जरूरत पड़ेगी। एंड 38-40 मैंने कहा ना, यहाँ मेजर फोकस हमारा सेक्शनल मॉक है, यहाँ कम से कम आपने 3-4 मॉक दे दी, यहाँ 2-3 दे दी, 3-4 दे दी, यहाँ 2-3, यहाँ 2, यहाँ 2, ऐसे करते करते यहाँ आप 3-4 दोगे, कम से कम 12-15 सेक्शनल मॉक्स आपने दे देनी है। 12-15 सेक्शनल मॉक्स, मेजर फोकस फेज 2 पे किस पे है, सेक्शन पे है। फिर गाइज लास्ट के 3 दिन 38, 39, 40, 40 दिन हो चुके हैं, यहाँ पे आप कम से कम 3 मॉक दे दो विथ डीप एनालिसिस के साथ, इन डेप्थ एनालिसिस के साथ, है ना। गाइज यहाँ के मॉक में कम भी स्कोर आए दिक्कत नहीं है, ये सिर्फ एक शुरुआत, एक्चुअल जंग शुरू करने से पहले का एक तैयारी है कि भाई मॉक्स में मैं इतना टाइम बैठ पा रहा हूँ कि नहीं, वो थोड़ी सी अपनी पेशेंस लेवल बढ़ाने, फिर उतने पेशेंस, अगेन पेशेंस लेवल के साथ साथ माइंड सेट को भी उतने देर तक एक्टिव रखने की तैयारी है, और ये भी समझने की तैयारी कि जब मैं एक्चुअल मॉक्स अब शुरू करूंगा फेज 3 में, तो मेरा बेस्ट सेक्शन कौन सा होना चाहिए, कौन से क्वेश्चंस मैंने पहले उठाने चाहिए, यानी डी डे की स्ट्रैटेजी जो आप बनाओगे ना, वो तो बाद में, पहले एक्चुअल मॉक्स की स्ट्रैटेजी बनाओ। जो मॉक्स टेस्ट के स्कोर आप कंसिडर करना शुरू करोगे 4th ऑनवर्ड्स, चौथी मॉक से अपने स्कोर कंसिडर करना शुरू करो। पहले 3 मॉक के स्कोर मैं हमेशा बोलता हूँ इग्नोर किया करो गाइज, पहले 3 मॉक के स्कोर को इतना तवज्जो मत दिया करो। बहुत अच्छे भी आ गए हैं तो ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं हो जाना है, लेकिन अगर कम आए हैं तो कॉन्फिडेंस लूज तो बिल्कुल नहीं करना है कि सर खत्म, यहाँ तो इतना करके भी सर पहले 2 मॉक ही गड़बड़ा गए, अब तो क्या ही होगा। पहले 2-3 मॉक गाइज अच्छों के गड़बड़ाते, जो 100 परसेंटाइल लाने वाला है उसके भी गड़बड़ाने के 99% चांस है, क्योंकि सिंपल रीजन है, शुरुआत तैयारी नहीं होती ना उतना। मैंने कहा ना 2 घंटा माइंड सेट को एक्टिव रखते हुए एक एक क्वेश्चन पे इन डेप्थ सोचना, ये सबसे बड़ा चैलेंज है। ब्रेन को पहले वो आदत देनी है, मसल मेमोरी आनी चाहिए बॉडी में कि यार इतना देर तक मुझे बैठना है, और वो भी कंटिन्यूस थॉट प्रोसेस में। तो पहले 2-3 मॉक होता है ना, तो हम ज़्यादा फोकस एक्यूरेसी पे कर लेते हैं तो टाइम कहीं ना कहीं गड़बड़ा जाता है, या फिर हम टाइम के पैनिकनेस के चक्कर में एक्यूरेसी को खो देते हैं, तो पहले 2-3 मॉक को सेट होने में लग जाता है, ठीक है। तो इसीलिए ये बस दे दो यहाँ पे, और एनालिसिस के साथ दो कि अगेन कहीं मिस्टेक कहाँ हुई है, सिली मिस्टेक, कंसेप्चुअल मिस्टेक ध्यान में देते हुए उस पर काम करते हुए, सो दैट आप इन सेक्शनल मॉक को करते हुए, हैवी प्रैक्टिस करते हुए, अगेन मॉडरेट टू डिफिकल्ट क्वेश्चंस करते हुए कहीं ना कहीं, और अपने चीज़ों पे वीकनेस पे काम करते हुए कहीं ना कहीं अब आप स्पीड अप भी हो चुके हो।
क्योंकि सेक्शनल मॉक से आपकी स्पीड अच्छी इंप्रूव होगी। फिर आप फुल लेंथ भी मॉक दे रहे हो अपने आप को एक प्रिपेयर करने के लिए एक्चुअल मॉक गेम शुरू करने से पहले। तो यार यहाँ पे अब आपका स्पीड बैलेंस हो गया, फेज 1 में एक्यूरेसी, फेज 2 में स्पीड। अब आई दोनों के बैलेंस, क्योंकि दोनों पहिए हमें स्ट्रॉन्ग करने हैं। और अब आया मॉक गेम्स का, मॉक गेम जो है ना, रियल मॉक गेम, वो यहाँ से शुरू होगा 10 नवंबर से, क्योंकि 9 नवंबर तक हम यहाँ पहुंचे थे। 40 दिन मतलब बराबर 31 दिन अक्टूबर के और 9 दिन नवंबर के, तो 40 दिन हो चुके हैं। अब हम आए 10 नवंबर से लेकर कैट एग्जाम तक गाइस, और यहाँ पे अब रियल मॉक गेम शुरू होगा। 41 to 50 डेज आपको कम से कम 10 फुल लेंथ मॉक्स दे देनी है, लेकिन अब बहुत सीरियसनेस के साथ। अब ये मॉक्स कंसिडर करो कि आपका ग्राफ कैसे जा रहा है। कोशिश करो ये इंक्रीजिंग, भले ही ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है लेकिन इंक्रीजिंग ट्रेंड रहे। अगर बीच में डाउन हो रहा है तो उस टेस्ट को तो बहुत ज़्यादा एनालाइज करो कि भाई इतना डाउन होने का रीज़न क्या है। क्या ये टेस्ट वाकई में अब तक के मॉक टेस्ट से बहुत ज़्यादा टफ थी? ऐसा हो सकता है। आपने देखा 2020, 21, 22 कैट का कट ऑफ बढ़ते जा रहा था, बढ़ते जा रहा था, बढ़ते जा रहा था, लेकिन 23 में एकदम से डाउन हुआ, क्योंकि 23 का कैट ही सबसे टफेस्ट था। तो अगर मॉक ही सबसे टफेस्ट था और उसमें डाउन हुआ है तो दैट इज अगेन पैनिक होने की जरूरत नहीं। वो एक पॉजिटिव साइड ले लो, क्योंकि आपको पता है जब ओवरऑल एग्जाम टफ होता है तो उसका कट ऑफ भी तो कम होता है। 2023 में जो बच्चों का कट ऑफ निकला था वो 22 और 21 के कंपैरिजन में काफ़ी कम था। मतलब जो 2022 में 12 क्वेश्चन पे परसेंटाइल आ रहा था वो 9 क्वेश्चन पे आ गया 2023 में। तो अगर टफ हो रहा है ओवरऑल तो टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि वो सबके लिए टफ है। तो यह कट ऑफ भी डाउन आने के फुल चांस है। मतलब कम नंबर ऑफ क्वेश्चंस पे आपका 99 बन जाएगा अगर ओवरऑल टफ है तो, जो आपने 23 में देखा। अगर ओवरऑल इजी है तो आपको फिर ज़्यादा अटेम्प्ट करने विद गुड एक्यूरेसी, सो दैट इस बार परसेंटाइल हाई जाने के फुल चांसेस है। ठीक है गाइस, तो ये एक होता है, एक सेकंड, हाँ, तो ये एक होता है आपका एनालिसिस का तरीका कि अगर आपका ग्राफ इंक्रीजिंग ट्रेंड है, बहुत बढ़िया। डाउन जा रहा है तो पहले एकदम पैनिक या टेंशन ना लेते हुए पहले चेक करो कि इस बार जो मैंने मॉक दी थी वो वाकई में बहुत टफ थी क्या। अगर थी तो दिक्कत की ज़रूरत नहीं है। नहीं, अगर टफ थी, लेकिन सर नहीं टफ तो नहीं थी, मैंने ही गड़बड़ा कर दी, पता नहीं क्यों मैंने सिली मिस्टेक्स कर दी, मैंने तो अलग ही फॉर्मूला यूज़ कर लिया, मैंने क्वेश्चन की लैंग्वेज ही नहीं समझी और अपने हिसाब से कुछ गलत ही इंटरप्रेट कर बैठा, कैलकुलेशंस मिस्टेक करी। अगर ऐसा कुछ हुआ है तो अगेन सोचो कि क्या मैंने ठीक से नींद ली थी जब मैं मॉक टेस्ट देने बैठा था? तो क्या मैं किसी चीज़ का स्ट्रेस लेकर बैठा था, या कहीं दोस्त से झगड़े वगड़े करके बैठा था, या फैमिली में कुछ बातें पेरेंट्स ने कुछ सुना दिया था, उसी प्रेशर में बैठा था? अगर ऐसा कुछ है तो गाइज वो मत करो। मॉक देते समय आपका माइंडसेट उतना ही फ्रेश और रिलैक्स रखो जो आप डी डे पे रखना चाहोगे, कैट डे पे रखना चाहोगे। ठीक है, आज अगर लग रहा है आपको कि नहीं भाई आज मेरा बिल्कुल मॉक देने वाला माइंड सेट नहीं है, मूड नहीं है, तो वो प्रिपरेशन कर लो, कुछ प्रैक्टिस कर लो। ऐसा नहीं कि बस रिलैक्स करो, मूवी देखने चले जाओ, नहीं, बट कुछ ना कुछ प्रैक्टिस कर लो। मॉक देते समय आपको बहुत सही बैलेंस करना होता है टाइम और एक्यूरेसी को, तो माइंडसेट का फ्रेश रिलैक्स होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर वैसा भी कुछ है तो अगेन कोई बात नहीं, नेक्स्ट मॉक में रिलैक्स माइंडसेट से बैठ के आप स्कोर बढ़ा सकते हो। मतलब ये डाउन आने से तुरंत पैनिक नहीं होना, मैं आपको ये समझा रहा हूँ। एक तो हो सकता है मॉक टफ हो सकता है कि आपका मूड उस दिन क्या मॉक वाला था ही नहीं, आप ज़बरदस्ती अपने आप को प्रेशराइज कर रहे थे, पुश कर रहे थे, तो वो वाली चीज़ मत करो। हाँ, लेकिन ये सब कुछ नहीं था सर, मैं तो बहुत फ्रेश माइंडसेट में था, मॉक भी इजी थी, बट मैंने ये सारी मिस्टेक्स कर दी। तो भाई फिर से उस चीज़ पर काम करो, है ना। तो गाइज यहाँ से आपका एक्चुअल मॉक गेम शुरू होगा। 10th फुल लेंथ मॉक आपको देनी है, उसको बहुत ही एनालिसिस के साथ बाद में देखना भी है, कहाँ गलत हुए कहाँ सही हुए, जो सही हुए उसको भी और फास्ट कर सकते थे क्या, ठीक है। और फिर वर्क ऑन वीक एरियाज, जहाँ जहाँ गलत हुए उनको काम करो, उस पर काम करो। एंड रिवाइज नोट्स जो बनाए थे ना वो फर्स्ट फेज के 2 में भी काम आए, सेक्शनल के टाइम, और फुल लेंथ में भी काम आएंगे, क्योंकि वीक एरियाज पे अगर फास्ट काम करना है तो ये नोट्स ही आपको सबसे इंपॉर्टेंट जो मेजर फ्रेंड बनेंगे आपकी इस जर्नी में। ठीक है, फिर गाइज 51 to 57 ये 10 दिन का हो गया। ये 7 दिन भी मॉक देनी है। अगेन ये मैं कम से कम 10 बोल रहा हूँ, कम से कम 7 बोल रहा हूँ, हर दिन की एक। ये तो मॉक की ही फेज है ना यार, तो इसमें तो मॉक हर दिन रहेगा ही। लेकिन हाँ, आप 2 दे सकते हो, किसी दिन बहुत ही ज़्यादा चार्ज अप हो 2 दे सकते हो। एक मॉक बहुत ही अच्छी गई, एनालिसिस भी हो गई फास्ट, कुछ ज़्यादा वीक एरियाज निकले नहीं, शाम में और एक मॉक देने का मूड है, मूड होना ज़रूरी है, माइंडसेट होना ज़रूरी है, तो दे दो।
तो कम से कम 7 मार्क्स दोगे। बट गाइज जैसे अब आपके 50 डेज हो गए हैं, बस अब कैट के लिए आखिरी 10 दिन बच गए हैं। अब उन लास्ट 10 डेज में गाइज आप भले ही 7 मार्क दे रहे हो, उसको डिप्थ एनालिसिस कर रहे हो, लेकिन नो न्यू टॉपिक। जैसे मैंने यहाँ ऊपर कहा था 10 मार्क में कि वर्क ऑन वीक एरियाज, तो वीक एरियाज में हो सकता है कि कोई एक अलग सा ही कॉन्सेप्ट आ गया जो आपने पहले भले ही सुना नहीं था। कैट होता है ना, सरप्राइज देता है कैट, लेकिन अलग सा ही कॉन्सेप्ट आ गया जो सुना नहीं था, लेकिन एनालिसिस के समय सॉल्यूशन देखने के बाद आपको पता चला अरे यार इतना इजी कॉन्सेप्ट था ये तो उसको याद रख लो, उसको याद रख लो गाइज। यहां तक आप न्यू टॉपिक न्यू कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे हो तो ठीक है, लेकिन इसके बाद जब आप यहाँ पे आ जाओगे ना, 50 डेज कंप्लीट हो जाएंगे, और जब आप आगे आ जाओगे, मतलब मैं बोलूँ लगभग ये कहा आ गए हम 10 नवंबर से आगे 10 दिन, यानी लगभग हम 19 नवंबर ऑनवर्ड्स, 19 नवंबर के बाद आपको कोई भी न्यू टॉपिक नहीं करना है, इनफैक्ट न्यू कॉन्सेप्ट भी नहीं करना है। यहाँ वीक एरियाज पे काम करते करते एक आध न्यू कॉन्सेप्ट आपको दिख गया, उसका सॉल्यूशन देखते समय बड़ा ही इजी लगा, तुरंत उसको याद रख लो, अपने नोट्स में लिख लो वापस। लेकिन यहां से फिर आपका नया टॉपिक नहीं होना चाहिए कुछ भी। नो न्यू टॉपिक गाइस, बिल्कुल मत करना। आपका मन करेगा अरे सर यार ये क्वेश्चन तो आया ही नहीं, ये नया ही कॉन्सेप्ट दिख रहा है, इसको पढ़ लेता हूँ, रट लेता हूँ। मत करना, उससे जो अच्छे टॉपिक आपने करे हैं जिनके आने के फुल चांसेस है, वो उसमें गड़बड़ होने के पूरे चांसेस बन जाएंगे। तो यस, आप न्यू टॉपिक नहीं करोगे और स्ट्रैटेजी बिल्डिंग करना शुरू करोगे डी डे की। अब यहाँ पे गाइस आपने पहले 3 मॉक ऑलरेडी दे दिए थे माइंडसेट को बनाने के लिए, फिर ये 10 मॉक से आपने बहुत एनालिसिस के साथ रिवीजन करते हुए, जहाँ गलती हो रही थी उसको समझते हुए, उस पर काम करते हुए, कुछ नया कॉन्सेप्ट सीखते हुए, अगर आ गया है कुछ नया कॉन्सेप्ट तो सीखते हुए एक आपने मॉक दी। फिर इन 7 मॉक्स के दौरान, इन 7 डेज, इन 7 मॉक के दौरान एनालिसिस तो करो, अपने जो पुराने वीक एरियाज है उस पर काम करो, पुराने वीक एरियाज पे करना है, न्यू टॉपिक नहीं करना है, न्यू कॉन्सेप्ट नहीं करना है, लेकिन अब डी डे की स्ट्रैटेजी बनाना शुरू करना है। जैसे पहले 3 मॉक में आपने कौन सी स्ट्रैटेजी बनाई थी, मॉक गेम की स्ट्रैटेजी बनाई थी। मॉक गेम के आखिरी 7 मॉक से आपको डी डे की स्ट्रैटेजी बनाना है कि कौन सा सेक्शन मुझे पहले लेना है, वो किस टाइप के क्वेश्चन है यार जो अगर आगे तो मैं पहले लूंगा, इसमें मैं बहुत एक्सपर्ट बन चुका, ये मेरे गलत नहीं हो रहे है ना। कौन से क्वेश्चन आपको बिल्कुल ही स्टार्टिंग में नहीं लेना है। अगेन ये मॉक देते समय अगर कोई गलत क्वेश्चन आपने उठा लिया है जो इजी समझा था बट बड़ा टफ निकला, उसको छोड़ना भी शुरू करो। ये मसल मेमोरी में आने दो गाइज, मॉक्स आपकी मसल मेमोरी बनाती है उस डी डे की, तो मसल मेमोरी में आने दो कि गलत क्वेश्चन को हमारे ब्रेन से सिग्नल आना चाहिए, छोड़ दे बेटा छोड़, ये टाइम खा रहा है, अगला क्वेश्चन ले। नहीं तो स्टूडेंट कई बारी उस एग्जाम प्रेशर में भूल जाते हैं कि यार टाइम तो बड़ा बर्बाद कर दिया मैंने इस क्वेश्चन पे, और ईगो पे भी ले लेते, अब इतना टाइम दे ही दिया है तो अब इसको सॉल्व करके ही रहेंगे, या ये तो मेरा फेवरेट टॉपिक का क्वेश्चन है, इसको तो मैं करूंगा ही, भले ही टफ तो टफ। गाइज नहीं, ईगो पे नहीं लेना है, और इसलिए मसल मेमोरी में डालना है कि आप एग्जाम में भूल भी ना जाओ कि टाइम चल रहा है ना। तो आपको यहाँ पे सही क्वेश्चन को सिलेक्ट करना है, किस टाइप के क्वेश्चन को सिलेक्ट करना है, किस टाइप के क्वेश्चन को बाद में सिलेक्ट करना है, किस टाइप के क्वेश्चन को अगर गलती से ले भी लिया है तो छोड़ देना है। ये जो मसल मेमोरी है, ये जो डी डे स्ट्रेटेजी है, ये बनाना शुरू करना है इन 7 मॉक्स के थ्रू। कम से कम 7, ज्यादा हो तो और अच्छा, कम से कम 7, ठीक है। तो यस, तो राउंड 1 में किस टाइप के, राउंड 2 में किस टाइप के क्वेश्चन बिल्कुल ही नहीं लेना है, ये सब आपका यहाँ से बनना शुरू होना चाहिए। और इनफैक्ट ऐसा नहीं कि मॉक्स ही तो है, एक हाथ क्वेश्चन को टाइम दे दिया तो सर कर ही लेते हैं 5 मिनट तो 5 मिनट नहीं, यहीं से तो आपको शुरू कर देना है, चीज़ों को छोड़ना भी गलत अगर चीज़ है तो, चीज़ों को पकड़ना अगर सही है तो, ठीक है। मसल मेमोरी जो मैं बार बार वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, ये यहीं से आदत डाल देनी है। फिर 58 59 57 दिन तक आ चुके हैं गाइस हम, अब चंद दिन बच गए, कैट एग्जाम आने वाली है, थक थक, है ना। तो 58 59 क्या है, ओनली लाइट रिवीजन फ्रॉम हैंड रिटन नोट्स एंड फॉर्मूला शीट, नो न्यू टॉपिक, नो न्यू टॉपिक, नो मॉक्स, नो सेक्शनल, कुछ नहीं। अगर आपको लास्ट 3 दिन बच गए हैं, उसमें से पहले जो 2 दिन है 58 59 वाला, यानी कैट एग्जाम के 3 दिन पहले में जो पहले 2 दिन है, मान लो 30 को कैट है तो 27 एंड 28 नवंबर को आपको बस लाइट रिवीजन करनी है, वो भी अपने हैंड रिटन नोटबुक से, कोई फॉर्मूला शीट्स बनाई होंगी अलग से या उसी नोटबुक में, उससे ज़्यादा लोड नहीं लेना है। मॉक का तो बिल्कुल नहीं लेना है, क्योंकि इस दिन की मॉक अगर खराब हो गई ना तो वो प्रेशर आप डी डे तक लेके जाओगे, यार लास्ट मॉक तो बड़ी बर्बाद हुई थी।
सर लेकिन अगर यहाँ से कोई मॉक खराब हुई होगी तो अरे बट आपके पास वो, देखो समय के साथ इंसान अपने सारे गम भूल जाता है ना, तो आपके पास वो समय है गम को भुलाने के लिए, लेकिन अब यहाँ पे अगर आप दोगे तो फिर वो समय नहीं रहेगा, वो प्रेशर आप डेफिनेटली लेकर जाओगे डी डे पे। इसलिए तो ये 3 दिन का मिनिमम गैप चाहिए आपके, भले यहाँ पे कोई मॉक अच्छी गई है बहुत बढ़िया, कोई बुरी भी गई है तो 3 दिन में आप भूल जाओगे, कम से कम एक स्ट्रैटेजी लेके चलोगे माइंड में, जो आपने यहाँ पे एक स्ट्रैटेजी बिल्ड की है, ठीक है। बट अगर यहाँ बस 1-2 दिन पहले अगर आप कोई गलती कर रहे हो और वो प्रेशर अगर आप लेके जा रहे हो तो ये बड़ा हार्मफुल है। तो इसलिए गाइस इस यहाँ पे बस एक लाइट रिवीजन करनी है, बाकी कोई दिक्कत नहीं। हाँ अगर बहुत ही मन है देने का तो सेक्शनल देखो, एक हाथ दो, जो भी आपको लग रहा है ये सेक्शन का अभी भी मैं एक हाथ दे देता हूँ, सेक्शनल दो, फुल लेंथ मत देना, क्योंकि सेक्शनल से आप जजमेंट नहीं लोगे यार मेरा तो डी डे पे खराब ही होगा। एक हाथ सेक्शनल अगर टफ भी गई मॉक तो उससे आप जजमेंटल नहीं हो जाओगे, ईजी भी गई तो ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होगे, है ना। तो इसीलिए गाइस सेक्शनल देना है तो दो, हालांकि मैं सजेस्ट तो बिल्कुल नहीं करता, बट किसी स्टूडेंट को लगता है सर ऐसा लग रहा है बस टाइम ही बर्बाद कर रहा हूँ और इसलिए अपने आप को कोसने का मन कर रहा है, तो इस टाइम पे आप सेक्शनल दे दो। लाइट रिवीजन भी सब कर ली सर, सभी तो एकदम बाय हार्ट है, कुछ ऐसा नया है ही नहीं, नया टॉपिक तो करना नहीं है ना। तो उसके अलावा अगर आपको फिर भी टाइम यूटिलाइज करना है तो नए टॉपिक में इन्वेस्ट करने से बेटर है कोई सेक्शनल दे दो, फुल लेंथ ना देते हुए सेक्शनल। एंड अरेंज दी लास्ट गाइज 29th ऑफ नवंबर पे हम आ चुके हैं, जो कि 60वां दिन है, 60th डे। उस दिन तो क्या करना है, बस हॉल टिकट पढ़ना है, हॉल टिकट के अकॉर्डिंग जो जो डॉक्यूमेंट, जो जो रिक्वायर्ड थिंग्स बोली, नेसेसरी थिंग्स बोली है, वो मैनेज करना है, वो अपने साथ कलेक्ट करना है और डी डे पे लेकर जाना है। और दूसरे दिन कैसे जाना है, सेंटर कितना दूर है, कितने बजे कैब बुलाना है, कितने बजे घर से निकलना है, ये सारा प्लानिंग कर लेना है। अगर आपका सेंटर किसी अदर सिटी में तो आप तो वैसे सेम डे सेकंड, अगर मान लो थर्ड स्लॉट है तो दूसरे दिन आप आराम से निकल के जा सकते हो, तो वैसे करो। पहले ही स्लॉट है, दूसरे दिन मॉर्निंग में निकल के नहीं पहुंच पाओगे तो पहले दिन पहुंच जाओ, है ना, क्योंकि ये 2 दिन भी तो रिलैक्स ही है आपके पास, तो उस टाइम पे भी आप ट्रैवलिंग कर ही सकते हो। तो एनीवेज जो भी आपके हॉल टिकट के इंस्ट्रक्शन है उसको पढ़ते हुए उनके हिसाब से सारी चीज़ें लाना है, सो दैट जब डी डे पे जाओगे, मेन कैट पे जाओगे, तो कुछ भी आपके पास ऐसी चीज़ नहीं रहेगी जो नहीं लाई और अब वो नौटंकी कर रहे हैं, क्योंकि उनको भी बहुत स्ट्रिक्ट करना पड़ता है यार, अदरवाइज एग्जाम मैनेज कैसे होगी। तो वो आपको अंदर नहीं जाने दे रहे, कुछ तो आपसे ये ले रहे हैं कि भाई हमको लिख कर दो कि ऐसे ऐसे हमसे मिस्टेक हुई है ना, और उस चक्कर में आप और टाइम घड़ी देखे जा रहे हो, और शिट अब तो गया, एग्जाम स्टार्ट हो जाएगी, या मैं वो डॉक्यूमेंट का जेरोक्स लाऊं क्योंकि मैंने कैरी नहीं किया है प्रिंट आउट जेरोक्स, हॉल टिकट पढ़ा ही नहीं है, अब मैं लाने जाऊँ तब तक एग्जाम का गेट बंद हो जाएगा, सेंटर का गेट बंद हो जाएगा। ये चीज़ें ना हो, क्योंकि ये पैनिक लेवल एंड मोमेंट की तो आप एग्जाम हॉल में लेके जाओगे ना यार, जिससे कहीं ना कहीं आपके माइंडसेट पे इम्पैक्ट होगा एडवर्सली। तो इसीलिए ये चीज़ें ना हो तो एक दिन पहले ही सारी चीज़ें मैनेज करना है ना, ठीक है। और नींद भाई सबसे इंपॉर्टेंट, एक दिन पहले की नींद, जो मैं आपको यहाँ भी बोल रहा था कि कोई मॉक देते समय आपको लग रहा है कि यार उस दिन मेरा मूड नहीं है तो मत दो, तो सोचो जब मैं मॉक के लिए आपका मूड की बात कर रहा हूँ तो डी डे के लिए क्या मूड होना जरूरी है, एकदम रिलैक्स्ड, कैजुअल नहीं बट कूल, ठीक है। तो यस, साउंड स्लीप लेना जरूरी है, कम से कम 7-8 घंटे की एक दिन पहले एग्जाम के। तो ये सब इसलिए दिन में कर लेना, बाकी मस्त नींद लेना, मज्जानी लाइफ, दूसरे दिन जाके फोड़ देना गाइस। एंड ट्रस्ट में पहले 1-2 क्वेश्चन सही सिलेक्ट कर लिए ना, क्वेश्चन तो इजी रहेंगे, बस आपने सिलेक्ट सही कर लिए, पहले को गलत क्वेश्चन ले लिया तो गए। और वो तब होगा जब आप मॉक्स नहीं दोगे, मॉक्स दोगे तो आपको पता है किस टाइप के क्वेश्चन लेना है, कौन से पहले छोड़ देना है। तो अगर सही क्वेश्चन 1-2 भी आपने ले लिया ना, पैनिक लेवल 0 हो जाएगी और फिर आप कमाल करोगे। सो दैट्स इट गाइस, दिस इज ऑल अबाउट द लास्ट 60 डेज प्लान, जो कि आपको 99.5 प्लस परसेंटाइल, तो प्लस में फिर 100 तक आता है ना, डेफिनेटली देगा। लेकिन इसको सही ढंग से फॉलो करो, पहले फाइन ट्यूनिंग कॉन्सेप्ट पे करो, हैंड रिटन नोट्स बनाते हुए, बेसिक टू मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करते हुए, सो दैट सारे ट्रिक्स फॉर्मूलाज बाय हार्ट हो जाए। फिर हार्ड प्रैक्टिस, मॉडरेट टू हार्ड लेवल के क्वेश्चन प्रैक्टिस, वो भी मिक्स्ड वैरायटी में, अब टॉपिक वाइज नहीं, मिक्स वैरायटी में, ठीक है, सेक्शनल मॉक देते हुए और उसको एनालिसिस करते हुए, सो दैट अपने वीक एरिया पे काम करो। एंड देन फिर गाइस फुल लेंथ मॉक का गेम शुरू होगा, जो कि आपको पहले तो अपना ओवरऑल आइडिया देगा ग्राफ कैसे जा रहा है ना, कहाँ वीक है, कहाँ हम स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, कहाँ बेस्ट कर सकते हैं, अपनी डी डे की स्ट्रैटेजी बनाने में कौन से क्वेश्चन पहले लेना है, कौन से बाद में लेना है, कौन से गलत क्वेश्चन को टाइम पे छोड़ देना है अगर ले भी लिया है तो। और
इस तरीके से आप अपनी स्पीड और एक्यूरेसी दोनों को बैलेंस करोगे। बढ़िया से लाइट रिवीजन करते हुए, सेशन नोट्स जो आपने हैंड रिटन नोट्स बनाए हैं उसको रिवाइज करते हुए आखिरी के 1-2 दिनों में सारे हॉल टिकट के इंस्ट्रक्शन फॉलो करते हुए डी डे पे मचा दोगे। तो दैट्स इट गाइस, दिस इज ऑल अबाउट द समरी ऑफ एंटायर सेशन। तो पढ़ते रहो, मचाते रहो, मिलते हैं कैट के सेलिब्रेशन रिजल्ट में। बाय बाय गाइस, थैंक यू।